नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्बागणी वणक्कम। आप सभी को ऑल टीम पीडीएम में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट सतीश चंद्र मिश्रा सर। और मुद्दा फिर वही क्या बोलते हैं, हैट फ्रॉम द फेदर फ्रॉम द हैट निकालना चाहूंगी। आखिर 70 साल से स्विस बैंक में किसका लाखों करोड़ों रुपया जमा है? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर। अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जी सर। गायत्री जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जी सर, ये स्विस बैंक में 70 साल पुराना लाखों करोड़ों रुपया आखिर किसका है? सोनिया गैंग का है या उससे पहले का है? इसमें कितनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुई है? जी सर। हाँ, देखिए इसमें इस पे इतिहास में जाने से पहले एक तथ्य दर्शकों को जानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ उसको भी ब्लैकआउट कर दिया गया, जबकि वो राज्यसभा के अंदर की कार्रवाई थी। संभवतः 2017 या 2018 में जो फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, और वो रिपोर्ट कोई उन्होंने खुद नहीं बनाई थी। वो रिपोर्ट जो 3 फाइनेंशियल जायंट्स आप कह सकती हैं, फाइनेंशियल कंपनी के जो एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसको तैयार किया था, और वो फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसने उसको अप्रूव किया था कि हाँ, ये इससे हम सहमत हैं। और उसका निष्कर्ष जो था वो राज्यसभा को उन्होंने सरकार को बताया था उस कमेटी ने, कि अभी मतलब यानी 2018 में उन्होंने कहा था कि ये अनुमान है निकला है कि सन 80 से और अभी तक हिंदुस्तान का करीब करीब 16 लाख करोड़ से लेकर 36 लाख करोड़ के बीच में, ये उन्होंने एक अपना असेसमेंट किया था उन कंपनियों ने जो फाइनेंशियल जायंट्स थे, कि 16 लाख करोड़ से 36 लाख करोड़ के बीच में काला धन विदेशों में है हिंदुस्तान का। सन 80 से लेकर वो 30-35 साल का उन्होंने टाइम पीरियड दिया था उसमें। तो वो उसमें से कुछ पैसा वापस आया। उन्होंने कहा था कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वापस आके हिंदुस्तान आया है, बाकी एक बड़ा हिस्सा आज भी वहां जमा। तो ये 2018 में मोदी सरकार थी, तब ये फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है कि आप औसत अगर मान लीजिए 36 और 16 के बीच का, तो भी 20-22 लाख करोड़ रुपए तो विदेशों में है आज की तारीख में। अब वो किसका है, कैसे है, इसका एक उदाहरण अभी 2015 में आया था। हमारे यहाँ दरअसल गायत्री जी आर्थिक मामलों के समाचारों पे कोई ध्यान ही नहीं देता ना उस पर। अच्छा चलिए, आम आदमी ना दे तो समझ में आता, यहाँ की मीडिया भी उसका पोस्टमार्टम नहीं करती। वो पोस्टमार्टम करती है कि सीमा पाकिस्तान से कैसे आ गई, और वो अंजू पाकिस्तान कैसे चली गई, और उनके बीच में कितना गहरा प्यार है, कितना हल्का प्यार है, वो इसके प्रपंच में लगे रहते हैं। जो चीज देश की लिए ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी बात ही नहीं करते। 2015 में एक रिपोर्ट आई थी, वो भी स्विस बैंक के हवाले से आई थी। उनके यहाँ एक रूलिंग है शायद कि 60 साल बाद, अगर 60 साल तक कोई अकाउंट इडिल रहता है, कोई इसमें एक्टिविटी नहीं होती है, तो फिर उसको वो नोटिस भेजते हैं जो अकाउंट होल्डर होता है। और अगर उसके बाद भी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, उनको कोई रिस्पांस नहीं मिलता उस अकाउंट होल्डर से, तो फिर वो कहते हैं उसको वो सार्वजनिक करते हैं। सार्वजनिक करने मतलब वो एक पब्लिक नोटिस जारी करते हैं कि जिसका हो वो आकर ले जाए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाए, उसको ले जाए, क्लेम कर ले। तो उन्होंने 2015 के बाद संभवतः 2016 या 17 में उन्होंने उसको फिर पब्लिक नोटिस जारी की। तो वो केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं थी, वो उनके संभवतः 80 अकाउंट इन्होंने 1954 तक के थे। तो उसमें उन्होंने 80 अकाउंट जारी किए थे, जिसमें 4 अकाउंट हिंदुस्तान के थे। ये सबसे खास बात है, वो 4 अकाउंट हिंदुस्तान के थे। 6 अकाउंट होल्डर थे, जिसमें 2 मेरे ख्याल से ज्वाइंट अकाउंट थे, एक 2 आदमियों के नाम से एक अकाउंट था। तो वो कुल 6 लोग उसमें नामजद थे, और चार अकाउंट था। और उस समय 1954 में उन्होंने बताया था कि इनके 300 करोड़ रुपए 300 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा थे 1954। और उसका क्या महत्व है, इसको आप समझ सकती हैं कि 1954 में सोना जो था वो 77 रुपए का 10 ग्राम था। और एक गवर्नमेंट क्लर्क जो नया भर्ती होता था उसकी सैलरी 77 रुपए थी, 77 रुपए। तो अगर आप इस हिसाब से आंकड़ा लगा लीजिए तो आज सोना 65,000 रुपए है, जो 75 रुपए का 10 ग्राम था, 77 रुपए का 10 ग्राम था, वो आज 65,000 रुपए का है। और जो सैलरी 77 रुपए थी, तो आज की तारीख में जो बैंक क्लर्क भर्ती होता है उसकी पहली सैलरी 36-37 हजार रुपए होती है। बैंकों से डिफर करता है कि किसी कम हो सकती है, किसी की ज्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से अगर आप सोने के हिसाब से आज के हिसाब से असेसमेंट करिए, तो सोने के हिसाब से वो 1954 में आज के अनुसार 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा था। और अगर आप सैलरी वाला मान लीजिए तो उस हिसाब से 1.5 लाख करोड़ रुपए जमा था।
दोनों का औसत निकाल ले, अगर एवरेज निकालिए तो 2 लाख करोड़ रुपए तो निश्चित तौर पर 2 लाख करोड़ रुपए आज के अगर आप वैल्यूएशन करिए तो 1954 में जमा हुआ था गायत्री जी। और ये आजादी के 7 साल बाद की बात है, और 1954 को उन्होंने डेडलाइन इसलिए बनाया था, इसका मतलब 1954 तक उस अकाउंट में एक्टिविटी हो रही थी, उस अकाउंट में पैसा जमा हो रहा था, निकाला जा रहा था, जो भी था। तो 7 साल बाद तक आजादी मिलने के बाद वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो 1954 तक उसमें उन्होंने 300 करोड़ रुपए, और अगर आज के हिसाब से कहिए तो 2 लाख करोड़ रुपए जमा किए थे, कौन लोग थे वो। और कांग्रेस इस पर ना तो कभी हिंदुस्तान में बात हुई, ना हमारे मीडिया ने बात की, ना कांग्रेस ने उस पर कभी कोई जवाब दिया। तो ये तो 1954 की बात है। और उसके बाद 1954 से अगर आप आगे बढ़िए तो करीब 32-33 साल बाद, ये मैं बता रहा हूँ कि जो 2018 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट थी वो गलत नहीं थी, और उसका कौन दोषी है ये भी आपकी समझ में आ जाएगा। एक तो 1954 में कम से कम भाजपा की सरकार तो नहीं थी, कम्युनिस्टों की सरकार तो नहीं थी, समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी नहीं थी, कहीं अता पता नहीं था इन लोगों का। तो जाहिर सी बात है कि वो 300 करोड़ रुपए कहाँ थे, किसके थे। 91 में स्विट्जरलैंड की एक पत्रिका थी, उसका देखिए बड़ा अच्छा नाम है, भूल रहा हूं मैं इस समय, स्वाइजनर इलस्ट्रेट, हाँ स्वाइजनर इलस्ट्रेट करके 91 की वो मैगजीन थी, उसमें उन्होंने एक स्टोरी छापी थी। और उस स्टोरी में उन्होंने दुनिया के 10 नेताओं की फोटो छापी थी जो अपने अपने स्टेट के हेड थे। उन 10 में एक फोटो राजीव गांधी की भी थी, और उन्होंने कहा था कि इनके नाम से 91 में 2.5 बिलियन स्विस फ्रैंक जमा है। अब वो उस समय फ्रैंक और डॉलर करीब करीब बराबर थे, तो आप उसको 2.5 बिलियन डॉलर आप मान लीजिए कि 2.5 बिलियन डॉलर 1991 में जमा थे। और उस समय दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि उस समय अंजू गायत्री जी, उस समय देश में जो सोना था वो 3,460 रुपए का 10 ग्राम था। मैं तो सोने से ही वैल्यूएशन करता हूँ कि उस पैसे की क्या कीमत होगी। हिंदुस्तान में करीब साढ़े साढ़े 3,000 रुपए आप मान लीजिए, 3,460 का मतलब 3,500 रुपए तोला था, और आज की तारीख में वो 65,000 रुपए का 10 ग्राम है। तो ये सोचिए कि वो 2.5 बिलियन डॉलर जो उस समय जमा थे स्विस बैंक में, वो आज उनकी कीमत करीब करीब समझिए 46-47 बिलियन डॉलर। यानी आप उसको 82 से अगर गुणा कर दीजिए तो 4-6 लाख रुपए जमा, 4-6 लाख करोड़ रुपए जमा थे 1991 में। और उसने तो कोई परहेज नहीं किया था, उसने कोई इशारों में बात नहीं की थी। वो स्वाइजनर इलस्ट्रेट ने उसको बाकायदे नाम और फोटो के साथ छापा था कि राजीव गांधी के नाम से ये जमा है, और उसकी नॉमिनी सोनिया गांधी है, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया था। और इसके बाद इस बात को राज्यसभा के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया बाकायदे, उस मैगजीन को हिलाते हुए। कांग्रेस ने आज तक जवाब नहीं दिया, और आज जवाब तो छोड़ दीजिए, आज तक उस स्वाइजनर इलस्ट्रेट जो मैगजीन है वो स्विट्जरलैंड की नंबर 2 की मैगजीन थी। यानी अगर रैंकिंग में बात करें तो दूसरे तीसरे नंबर की रैंकिंग की, सबसे ज्यादा बिकने वाली सर्कुलेशन की। ना तो उस मैगजीन पर कोई केस किया कांग्रेस ने, ना उसकी उस रिपोर्टर पे कोई केस किया जिसने वो स्टोरी छापी थी। क्यों इतना परहेज, क्यों कर सकते थे कि तुमने झूठ खबर छापी है या इसके लिए माफी मांगो या इसका खंडन करो। आज तक 1991 से और आज 2023 आ गया, यानी 32 साल तक कांग्रेस उस पर सांप सूंघे की तरह शांत रही, जैसे कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये बेईमानी। और उसके बाद जब सुब्रमण्यम स्वामी ने राज्यसभा के अंदर उसको उठाया, तब कोई कांग्रेसी जवाब देने के लिए नहीं आया। तो 1954 की वो तो स्विस बैंक की खुद की रिपोर्ट है कि 300 करोड़ रुपए जमा है। 1991 की स्वाइजनर इलस्ट्रेट की ये रिपोर्ट जो बाकायदे फोटो के साथ छापी उसने राजीव गांधी के। और इसके अलावा एक तीसरा तथ्य और है, ये रूस की एक रिपोर्टर है येवेजिना मार्कोवना एल्बर्ट्स, वहां की बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार है, उनको गोल्डन पेन के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, उनके एक तरह से नेशनल अवार्ड होता है वो। और वहां पे जो एक मैगजीन निकलती है न्यू टाइम्स करके मैगजीन निकलती है, उसकी वो चीफ एडिटर थी। और उन्होंने 1994 में एक किताब लिखी थी, स्टेट विद इन स्टेट, बहुत फेमस किताब है, वर्ल्ड मतलब एक तरह से दुनिया में सर्वाधिक बिकने वाली किताबों में से एक रही वो, क्योंकि वो केजीबी के ऊपर उन्होंने पूरा लिखा था, केजीबी कैसे ऑपरेट करती है। तो वो था कि स्टेट विद इन स्टेट
द केजीबी होल्ड ऑन रशिया इन पास्ट एंड फ्यूचर, ये उस पूरी किताब का नाम था। और उस किताब में उन्होंने एक जो अपना चैप्टर था वो इंडिया को भी डिवोट किया था कि इंडिया में केजीबी की एक्टिविटीज क्या रही, कैसे रही। और उसमें उन्होंने बहुत खुलकर लिखा है, नाम के साथ लिखा है, कोई इशारों में संकेतों में बात नहीं की है कि राजीव गांधी और उनके परिवार को जो रूस और हिंदुस्तान के जो व्यावसायिक सौदे होते थे, कमर्शियल सौदे होते थे, उनमें उनको एक कट मनी केजीबी देती थी और वो पैसा स्विस बैंक में जमा होता था। उन्होंने ये भी अपनी किताब में लिखा है। तो मैंने कहा ना, पर रूस की सबसे बड़ी पत्रकार, सबसे चर्चित पत्रकारों में से एक येवेजिना मार्कोवोना एल्बर्ट्स, तो उनके ऊपर आज तक केस क्यों नहीं किया कांग्रेस ने? सोनिया गांधी को कम से कम एक लीगल नोटिस तो भेजना चाहिए था, क्योंकि वो बड़ी चर्चित किताब है। कोई ऐसा नहीं कि किसी ने घर में छाप के अपने घर में रख ली, वो पूरी दुनिया में बिकी। तो उसमें उन्होंने खुलासा लिखा है कि राजीव गांधी और उनके परिवार, तो राजीव गांधी उनके परिवार से मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी की तो डेथ हो गई 1984 में। तो ये कौन लोग थे? तो वो, और जिनकी थोड़ी राजनीति में रुचि होगी, जो थोड़ा समसामयिक विषयों पर थोड़ी रुचि रखते होंगे, उनको अच्छे से मालूम है कि 1990 तक, 1990 तक, यानी कांग्रेस के विदा होने से पहले तक, सबसे बड़े सौदा अगर हम किसी से करते थे तो पूरी तरह रूस से ही करते थे। सब कुछ तो हम रूस से खरीदते थे। तो उस रूस के साथ हर व्यावसायिक सौदे में एक बड़ा कटमनी राजीव गांधी की फैमिली को मिलता था। ये वहां की पत्रकार, रूस की पत्रकार जो वो इनके नाम से लिख रही है, तो ये कांग्रेसियों का मुंह काला कर देते हैं ये सारे तथ्य। 1954 का जो बताया वो तो खैर स्विस बैंक का ही ऑफिशियल स्टेटमेंट है। उसके बाद स्विट्जरलैंड की उस पत्रिका में फिर ये भी जीना की जो किताब है, तो ये जो बाद में मैं 2018 की बात कर रहा हूँ कि वहां पे स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट दी कि 16 से 18 लाख के बीच और 35-36 लाख करोड़ के बीच में पैसा स्विस बैंक में जमा हुआ भारत का। तो किसका हो सकता है, कौन हो सकता है, ये अनुमान आप आसानी से लगा सकते हैं इन 3 उदाहरणों के साथ। तो ये बहुत बेईमान लोग हैं। इनको क्या कहा कि ब्लैक मनी की अगर आप बात करिए तो कांग्रेस की रुचि तो ब्लैक मनी में थी ही। कांग्रेस की रुचि शुरू से ब्लैक मनी में रही। और उसका एक सबसे क्या कहूँ कि जिनको आंखें खोल देने वाला एक उदाहरण है कि गायत्री जी, जब जिस समय जनता पार्टी आई, इंदिरा गांधी की विदाई हुई सत्ता से 1977 में, तो उस समय भी एक नोटबंदी की थी मोरारजी देसाई ने, संभवतः 79 में ही उन्होंने की थी। और उस नोटबंदी में एक तथ्य जो था जिस पर फिर कभी मैं कह रहा हूँ कि उस पर कभी चर्चा नहीं होती, कि उस नोटबंदी में जब नोटबंदी की गई तो हिंदुस्तान में तब 10,000 का नोट चलता था। नरेंद्र मोदी ने तो जब नोटबंदी की तो 1,000 रुपए का नोट था। जिस समय 79 में मोरारजी देसाई ने नोटबंदी की थी तो 10,000 का नोट चलता था। और आपको ताजुब होगा ये जानकर कि उस समय जो एक बैंक क्लर्क हुआ करता था, उसकी सैलरी 700 और 650 रुपए के बीच में होती थी, जो आज मैंने अभी बताया कि 37,000 रुपए है। तो जब एक बैंक क्लर्क को 650-700 रुपए की सैलरी मिलती थी, उस समय वो 10,000 का नोट किसके लिए चला रही थी कांग्रेस? बिल्कुल सामान्य सी बात है कि वो काले धन के लिए ही, ताकि काला धन ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो सके, उसका नतीजा था। इधर से उधर उसके ट्रांसफर होने में ज्यादा कोई समस्या ना आए, तो वो 10,000 का नोट चल रहा था। अन्यथा कांग्रेसी बताएं कि उस समय, जिस समय 2%, 3% की जीडीपी ग्रोथ होती थी, देश की स्थिति ये थी, कहीं गिनती में नहीं थे हम, कायदे से तो आत्मनिर्भर भी ठीक से नहीं हुए थे, कई बहुत सी चीजों पर हम रशिया पे आश्रित थे। उस समय 10,000 का नोट किसके लिए चला रही थी? तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं का काम था, ये ब्लैक मनी यहाँ से वहां आसानी से ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए था ये ब्लैक मनी। जी, तो सर इन्होंने इतने सारे घोटाले किए, आपने सही बोला 10,000 का नोट किसके लिए था? तो क्या ये 10,000 का जो नोट होता था वो फिजिकली वहां स्विस बैंक अकाउंट में रखा होता था? 10,000 का नहीं नोट? नहीं, जिसको आप अभी बात करती हैं, हवाला की बात करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जो बात करती हैं, तो 10,000 का नोट थोड़ी स्विस बैंक इसको जमा करता था। वो तो किसी जो भी दलाल उस समय होता होगा उसको वो पेमेंट होता होगा, या गोल्ड के रेट में, गोल्ड में बदल के उसको फॉर्म में, फॉरेन करेंसी में, तो वहां तो स्विस बैंक में तो डॉलर ही जमा होना था, ये तो बिल्कुल तय है। तो जैसे आज की तारीख में हवाला ऑपरेटर है कि जो दुबई में है, दुबई में पैसा उनको दे देते हैं और वो यहाँ पे इंडियन करेंसी में आके पेमेंट कर देते हैं, या जिनको यहाँ से बाहर भेजना होता है वो इंडियन करेंसी में उनको पेमेंट करते हैं।
वो बाहर जो है डॉलर में या दीनार में, दुबई में जो भी चल रही है उसमें कर देते हैं, तो एक रैकेट चलता है। और उस समय तो इस तरह के हवाला का तो ज्यादा चलन नहीं था, लेकिन उस समय के दलाल हुआ करते थे, जिसे आप कहना चाहिए कि वो केवल स्विस बैंक में पैसा जमा कराने वाले ही दलाल हुआ करते थे, और उनके संबंध होते थे। और सबसे खास बात है कि अभी तो केवल हम लोग स्विस बैंक की बात कर रहे हैं, और टैक्स हेवन बहुत से खुले हैं पिछले 25-30 साल में। स्विस बैंक तो एक किनारे है। और सबसे ज्यादा तो एक चीज की जानकारी ली जानी चाहिए, और मोदी सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोग स्विस बैंक के घूमते हैं या जो टैक्स सेवन है उनकी तरफ बात करते हैं। जरा इटली के बैंकों की भी एक फॉरेंसिक ऑडिट अपने हिसाब से एजेंसियों से करा लेनी चाहिए। उसका कारण बता दूं कि अभी 7-8 साल पहले की बात है, 7-8 साल भी नहीं, कम ही हुए होंगे, जब ललित मोदी वाला मामला ज्यादा गर्म हुआ था, तो ललित मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मुझसे वरुण गांधी आकर मिले और उन्होंने कहा कि आंटी के पास 300 करोड़ पहुंचा दो इटली में, तो तुम्हारा मामला रफा दफा हो जाएगा। तो ललित मोदी ने कहा कि जितना मैंने लिया, जो जो मेरे ऊपर आरोप है, वही वही 300 करोड़ नहीं है, तो मैं अपने अपने पास से कहां से दे दूंगा 300 करोड़, मैंने नहीं कर सकता ये। खैर वो बात हो गई। तो जब ललित मोदी ने कहा, तो वरुण गांधी बहुत तमतमाते हुए सामने आया कि ये झूठ बोल रहा है, मेरी इससे कोई बात ही नहीं हुई। तो उसके बाद जब वरुण गांधी ने खंडन किया, तो ललित मोदी ने फिर इस ट्वीट किया कि वरुण गांधी के साथ याददाश्त कमजोर हो गई है। वो एक पंडित जी जो मेरे मेरे भी एस्ट्रोलॉजर हैं और उनके भी एस्ट्रोलॉजर हैं, उनको मीडिएटर बनाकर वो मुझसे मिलने लंदन आए थे। तो फिर जब वरुण गांधी ने खंडन किया, तो सबसे खास बात है कि उसमें जो पंडित जी का जिनका जिक्र किया था मोदी ने, ललित मोदी ने, वो जयपुर के हैं संभवतः। तो वो खुद सामने आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बिल्कुल ललित मोदी सच बोल रहे हैं, वरुण गांधी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मेरी ललित मोदी से मुलाकात करा दो, मैं इनको लेकर गया। अब वहां बंद कमरे में इन लोगों की क्या बातचीत हुई ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं उसमें नहीं था। लेकिन हाँ, इन्होंने मुझसे कहा था और मैंने इनकी ललित मोदी से मुलाकात कराई थी। तो जाहिर सी बात हो गई कि ललित मोदी सच बोल रहा था, वरुण गांधी झूठ बोल रहे थे। तो वो बात तो सच हो गई। उसके बाद फिर वरुण गांधी का मुंह बंद हो गया, उसके बाद वो कभी बोले नहीं। लेकिन इसको जरा, ये तो मैंने उसके उस तथ्य की क्या पुष्टि होती, इसलिए मैंने इस घटनाक्रम का उल्लेख किया। मगर आप सोचिए ना कि 300 करोड़ इटली में जाके दे दो, तो इसका मतलब वहां भी कोई सेंटर है जहां पे इस तरह का पैसा जमा होता है। तो एक ऑडिट इसको भी रा को करनी चाहिए। वैसे तो ऑफिशियली तो नहीं मांग सकते, लेकिन पता चल जाएगा कि मुझको लगता है कि मोदी सरकार के पास सारा डाटा है, सारा डाटा है। तो ये पैसा अगस्ता वेस्टलैंड का सारा लेन देन कैसे हुआ है सब जानते हैं। वो क्रिश्चियन मिशेल आज तक तिहाड़ में बंद है। आज उसको करीब करीब मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए बंद होते हुए। इतना 5 स्टार दलाल जो 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में जिंदगी जिसकी गुजरती थी, वो तिहाड़ के चबूतरे पे 4 साल से सो रहा है। तो ऐसे नहीं सो रहा। और गायत्री जी, ये तो जरा समझ की बात है कि क्रिश्चियन मिशेल को कोई वकीलों की कमी नहीं है। वो हिंदुस्तान छोड़ दीजिए, दुनिया के बड़े वकील लाके खड़ा कर सकता, खड़े किए होंगे उसने, लेकिन उसको आज तक जमानत नहीं मिली है। तो इसका मतलब बड़े पुख्ता सबूत है। अगस्ता वेस्टलैंड वाले मामले में पकड़ा गया है 3,500 करोड़ में, जिसमें 350 करोड़ रुपए फैमिली को दिए गए। मिसिज एस, मिस्टर ए, मिस्टर आर, दुनिया भर की बातें तो उसमें हैं। तो वो अब वो क्रिश्चियन मिशेल की आवाज जो है कब बोलेगी। और मेरे ख्याल से उसका जो लंदन में उसके लिए जो प्रत्यर्पण के लिए जो है वो अंतिम दौर में है। संजय भंडारी जिस दिन हिंदुस्तान पहुंचेगा, उस दिन पाप का घड़ा इन सबका फूटेगा, जिनके बारे में वो स्वाइजनर इलस्ट्रेट ने लिखा था, या रूस की वो जो है ये वेजिना मार्कोवा ने लिखा था। वो सारा एक साथ हिसाब किताब होगा सबूतों के साथ, क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल यहाँ है, राजेंद्र सक्सेना यहाँ पे है, संजय तलवार भी मेरे ख्याल से इनके पास है। केवल अब संजय भंडारी का यहाँ पहुंचना जरूरी है। अभी 2-3 महीने पहले खबर आई थी कि संजय भंडारी को भी प्रत्यर्पण की अनुमति हो गई है। तो मोदी सरकार भी उसी का इंतजार कर रही है कि जब इनके बारे में बात की जाए तो ये मुंह दिखाने लायक ना रहे। जवाब देना तो बड़ी दूर की बात है। और उसमें ये सब कुछ सामने आएगा, कच्चा चिट्ठा खून के, लाखों करोड़ का होगा, लाखों करोड़ का। जी सर, सोशल मीडिया में एक कहानी चलती है कि इन्होंने बहुत मतलब सोनिया गांधी से पहले बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया था। उस वक्त एक बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसमें बहुत लॉस हुआ क्योंकि नोट्स एकदम डी वैल्यू हो गए, जीरो हो गए। तो वो कितनी सच है? क्या ऐसा हुआ है कि पॉलिटिशियंस की डेथ की वजह से भी इनको भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा है?
जी सर। नहीं, हाँ, नहीं नहीं, ये तो देखिए होता है कि जब अचानक किसी पॉलिटिशियन की डेथ होती है, इस तरह की जो एक श्रृंखला होती है सीरीज आपके लिए, उसकी अगर कोई कड़ी बीच में टूट जाती है तो फिर वो तो पैसा पानी में डूब जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से नोटबंदी की थी, एकदम से रात में 8 बजे आके अचानक घोषणा कर दी थी, तो उसमें बहुत नुकसान हुआ है और बहुत पैसा पानी हो गया लोगों का। इसीलिए इतना ज्यादा ये तिलमिलाते बिलमिलाते हैं। लेकिन ये सब ये छोटी चोटें हैं, ये छोटी चोटें हैं नोटबंदी का मैं पहले एक बार एनालिसिस कर चुका हूं कि देखिए 16,000 करोड़ तो वापस नहीं आए, तो आखिर वो 16,000 करोड़ रुपए की राशि थी जो वापस नहीं आई। उसके अलावा बैंकों में जो जमा हुए जो शेल कंपनियों के जमा थे वो 37,000 करोड़ रुपए थे, जिनको कोई क्लेम करने नहीं आया। तो अगर आप 16 और 37 जोड़ दीजिए तो 53,000 करोड़ रुपए तो नोटबंदी ने तत्काल दे दिए थे। अब वो 53,000 करोड़ रुपए किसके थे? वो किसी बैंक क्लर्क या ऑटो चलाने वाले के तो नहीं थे, वो इसका मतलब वो किसी बड़े उसके थे। जिस चोट की आप बात कर रहे थे, एक सीधी सीधी चोट तो यही थी। और 3 लाख या 3.5 लाख जो उसी नोटबंदी के कारण जो कंपनियां आपके संज्ञान में आई थी सरकार के, उनको नरेंद्र मोदी ने जब क्वेश किया, से इनको खत्म कर दिया उन कंपनियों को, तो उनके उनके जो बैंक अकाउंट में था वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी। मैं भूल रहा हूँ इस समय, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम थी, जिसका वो हिसाब किताब नहीं दे पाए। जिसका हिसाब किताब नहीं दे पाए तो समझिए एक तरह से सीज है वो रकम। तो लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए तो तत्काल नोटबंदी ने दे दिए थे, ये इसीलिए तिल मिलाते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये छोटी चोट है। जिसकी मैंने बात की कि जो फाइनेंस की जो स्टैंडिंग कमेटी थी, उसकी जो रिपोर्ट है, ये 18 लाख से 35 लाख करोड़ के बीच में पैसा गया हिंदुस्तान से बाहर। तो उसमें देखिए नरेंद्र मोदी ने भी 2014 में आने के बाद जब उनके सामने तथ्य आए तो वो ये समझ चुके थे कि मैं काला धन वहां से वापस तो नहीं आ सकता, क्योंकि वो हिंदुस्तान के कानून से नहीं, दुनिया के अलग अलग देश है, उनके कानून का भी उसमें साथ देना जरूरी है। तो उन्होंने एक कानून बनाया था, FCNA करके है, भूल रहा हूँ कि विदेशों में जो जमा है, जिसकी जो रकम जमा है, वो अगर आप निकालते हैं, विड्रा करते हैं या कहीं उसको विदेश में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी सूचना भारत सरकार के पास आ जाएगी। ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज पूरा सिस्टम। और ये समझौता उन्होंने दुनिया के 165 देशों से किया है, 165 देशों से। तो इनका जो पैसा जमा भी है कहीं पे, तो वो पत्थर हो रहा है, वो उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। इसीलिए इनको और तिलमिला, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या भाजपा की सरकार है, तब तक वो पैसा ये इनके किसी काम का नहीं है। और आप जानती होंगे कि स्विस बैंक को या जो टैक्स हेवन देश हैं, ये पैसे में जमा पैसा उस पर ब्याज देते नहीं, ब्याज लेते हैं। तो इनका तो जैसे ना कि घट रहा है पैसा, तो अगर और यही सरकार चल गई 30-40 साल, तो पैसा जीरो पे आ जाएगा जो लाखों करोड़ में है, उसी हिसाब से ब्याज कट रहा होगा। तो ये इनकी तिलमिलाहट है। नरेंद्र मोदी ने इनके सारे तरफ से हाथ पांव बांध रखे हैं, और इसीलिए कभी ये गैंग कभी वो गैंग टोना टुटका करते रहते, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जी सर, क्वेश्चन बड़ा ध्यान में आ रहा है क्योंकि ये सब बातें बहुत चलती रहती है। कहा जाता है जितना माल सोनिया गांधी ने कमाया है, दैट इज डबल जो उनकी पिछली जनरेशन, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, उससे पहले जितने भी गांधी रहे हो, इनका तो पूरा खानदान ही गांधी के नाम पर चल रहा है। कहा जाता है सोनिया गांधी ने उस पूरे अमाउंट को डबल किया है, इतना ज्यादा कमाए A to Z स्कैंडल्स और स्कैम्स के थ्रू। नहीं देखिए, ये हवा की बातें तो चर्चा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उन उन जो जिनको मैंने हवा की बात कहा या चर्चा की बात की, मुंह बोली चर्चा होती कि जैसे कि, 4 लोग बैठ गए, उन्होंने अपने शुरू कर दिया। लेकिन उन सारी चर्चाओं पे थोड़ा उनको वजन दे देती है या एक तरह से पुष्टि की मोहर लगा देती है। अब इनके कारनामे जो बिल्कुल एकदम सामने है, दस्तावेजी हैं। चाहे वो 1,75,000 करोड़ का स्पेक्ट्रम घोटाला हो 2G का, या ये 1.5 पौने 2 लाख करोड़ का कोयला घोटाला। और कोयला घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला है, वो 1.5 2 लाख करोड़ तो हम लोग उसको हल्का करते हैं, CAG की रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये 2G स्पेक्ट्रम पे हमेशा एक बात की छूट अब आजकल तर्क देते हैं कांग्रेसी कि उसमें सब तो छूट गए। अरे वो जो छूट गए वो क्यों छूटे, एक अलग कहानी है, बहस है। लेकिन वो जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी उस आवंटन को, आज भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो माना था कि घोटाला हुआ, अब वो किसने किया, ये इस पे एक सवाल आ जाता है कि वो ए राजा करीमोजी वो छूट गए, बरी हुए,
हालांकि उसमें क्या रोल था वकालत का, फिर हम लोग की बहस दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, वो एक दूसरा खेल था। लेकिन ये तो उस तरह की बात कर रहा है कि किसी आदमी की हत्या में अगर कोई आदमी बरी हो जाए और कोई किसी को सजा ना हो, तो क्या उस आदमी की हत्या नहीं? हत्या तो हुई। 2G घोटाला तो हुआ 1,75,000 करोड़ का। अब वो आदमी पकड़ में नहीं आ रहा, ये अलग केस है, क्योंकि कांग्रेस के ही समय में उसकी जांच हुई थी। ऐसे ही सारे 200 जो कोल ब्लॉक की आवंटन था धुएं खदान के, तो सीएजी ने तो अपना बड़ा कंजूसी के साथ जो आकलन दिया था कि 1,86,000 रुपए का है वो। लेकिन गायत्री जी, वही खदानें जब अभी वो भी पूरी नहीं, मेरे ख्याल से उनमें 100 या 150 खदानें जब नरेंद्र मोदी ने आके नीलाम की, तो उन खदानों से देश को 3.5 लाख करोड़ रुपए मिले। तो ये सोचिए कि कोयले की जो लूट है वो, तो ये जो 2G घोटाला हो, ये स्पेक्ट्रम का घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड हो, या आपका कॉमनवेल्थ घोटाला हो, तो ये जो घोटाले हैं, तो जो बात आप कह रही हैं कि वास्तव में सोनिया गांधी की सरकार ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। जो इंदिरा नेहरू की बात होती है, तो वो कुछ 100 करोड़ या कुछ 1,000 करोड़ में होते थे, यहाँ तो लाखों करोड़ का। तो बिल्कुल फैक्ट है। तो जो चर्चा होती है, जो आप उसको गॉसिप कह लीजिए, वो गॉसिप सच होने की पुष्टि, ये तो दस्तावेजी सच है। इनसे कोई कौन मुकर सकता है? कांग्रेसी भी नहीं मुकर सकते। जी सर। So, would you like to add anything on the concluding note, sir? नहीं नहीं, जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले याद रखिएगा, सोनिया गांधी ने डबल माल कमाया है। गरीबी बेच बेच कर इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ नारे के साथ आई थी। सबके अपनी गरीबी उन्होंने बकायदा अच्छे से मिटाई है, ऐसी मिटाई है कि शायद वो, मैं ये बोलूंगी, शायद अगर अफ्रीका खरीदना चाहे पूरा का पूरा तो आसानी से खरीद सकते हैं। आई थिंक मैं इतना रफली बोल सकती हूँ। हो सकता है 2-4 करोड़ इधर उधर कम पड़ जाए, बाकी वो उस हैसियत में है वो। दैट्स व्हाई शी इज वन ऑफ द मोस्ट रिच, मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। उनका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस के साथ नहीं भूलिएगा, बिकॉज वी नो इट हाउ इट इज। फैमिली फ्रेंड्स है वो लोग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर। हर हर महादेव।